नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत की है। आपको बता दें, ये कार्यक्रम राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। अधिवेशन के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको दिखाते हैं। भारती के माध्यम से आपको राजस्थान आने का जो समय मिला है, हम आपसे यही कहना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान मेहमान नवाजी में भी बहुत आगे है। तो यहाँ का दाल बाटी चूरमा, यहाँ का जो मनोहार है, आप जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। सहकारिता परिवार के सम्मानित सभी सदस्यगण, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े मेरे प्रिय साथियों, आज सहकार संगम के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीय अधिवेशन में एकत्रित हुए हैं। तो मैं आज आपके सामने ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी सहकार और सहकारिता की शक्ति से राष्ट्र निर्माण की दिशा में पहल का प्रतीक बन रही है। क्योंकि आपने देखा है कि सहकारिता के माध्यम से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कहते थे कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, अगर उसका कोई लाभ देने का, उसको जोड़ने का कोई काम कर सकता है, तो उसमें प्रमुख रूप से सहकारिता विभाग है। सहकार भारती के माध्यम से उसको जोड़ सकते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हमारे समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण का भाग है। इन बैंक की विशेषता यह है कि स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं को गहराई से समझते हैं। छोटे व्यापारी हो या मध्यम वर्गीय परिवार, सभी के लिए बैंक एक विश्वसनीय साथी है। हमारे राजस्थान में, क्योंकि मैं अगर देश की बात करूं तो हमारी पूरे देश के अंदर लगभग 1500 के लगभग शाखा है। अगर इसमें मैं बात करूं कि कितने व्यक्ति काम करते हैं, तो 1.5 लाख से ज्यादा इसमें काम करते हैं। अगर इनका कुल मिलाकर के नहीं, ये 1.5 लाख हमारी शाखा हैं पूरे देश के अंदर। 1.5 लाख हमारी पूरे देश के अंदर शाखा है। काम करने वाले लगभग 1 करोड़ व्यक्ति हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। कितना बड़ा परिवार है हमारा, और उसके माध्यम से हम सहकारिता और अर्बन कोऑपरेटिव के अंदर हम काम कर रहे हैं। इसी तरह राजस्थान के अंदर हम देख रहे हैं, तब से लेकर इतिहास, आजादी से पहले का इतिहास है हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। इस संस्था में विकास के कई आयाम भी स्थापित किए हैं। राजस्थान में सहकारिता सोसाइटी एक्ट 2001 में पंजीकृत 37 अर्बन व नागरिक सहकारी बैंक हैं। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में पंजीकृत 4 अर्बन सहकारी बैंक काम कर रहे हैं, और इन बैंकों को 236 शाखाएं राजस्थान में कार्यरत हैं। इन बैंकों की सदस्य संख्या 4.5 लाख से भी अधिक है, जो सीधे तौर पर बैंकों से जुड़े हुए हैं। इनकी आवश्यकता के अनुसार बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। इन बैंकों ने छोटे उद्यमियों, दुकानदारों, कारीगरों, मध्यम वर्गीय परिवारों को आसान ऋण उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये जन कल्याण को लेकर के हमारा सहकार भारती जिस तरह से काम करता है, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता का अपने स्वर्ण काल से गुजर रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से 6 जुलाई 2021 को पृथक से सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। ये पहली बार हुआ है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु कई नई पहलों को ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत भी हुई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में पहला विस्तृत राष्ट्रीय कोऑपरेटिव पॉलिसी देश को समर्पित किया है। सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 4 वर्षों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, डेयरी, मत्स्य सहकारी बैंकों, चीनी सहकारी संस्थाओं, सहकारी शासन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए 100 से अधिक पहलें की हैं। जब नीति में स्पष्टता हो
और ईमानदारी हो तो असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। आज सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लाभार्थी तक पहुंचने वाला प्रत्येक रुपया सीधे उसके खाते में पहुंच रहा है, वो भी बिना किसी भ्रष्टाचार के। कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र की उपेक्षा की गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद ये स्थिति पूर्णतः बदल रही है। हमारी सरकार ने हर योजना में समय सीमा निर्धारित किया है। हमने सहकारिता को राजनीति से ऊपर उठाकर जनकल्याण के माध्यम इसमें बनाया है। हम सहकारिता को अगर ठीक से करेंगे तो हमारा जो जन है उसका कल्याण उसमें होगा। जितने लोग उससे जुड़ेंगे, जितना उससे सुविधा मिलेगी, निश्चित रूप से उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। छोटे कारोबारी हों, स्वयं सहायता समूह हों, सबकी उन्नति के लिए कोऑपरेटिव बैंक को सशक्त होना अति आवश्यक है। इसलिए हमारी सरकार आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। कोऑपरेटिव बैंक का कार्य क्षेत्र काफी बड़ा एवं महत्वपूर्ण है। विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना अंतर्गत कमुडवाली पैक्स में गोदाम, प्रसंस्करण यूनिट व कस्टम हायरिंग केंद्र। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर नसीराबाद से है, जहां पुलिस की वर्दी पर दाग लगाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, कांस्टेबल इमरान और हेड कांस्टेबल सुलेमान पर रिश्वतखोरी और धमकाने के गंभीर आरोप लगे। वहीं पीड़ित वसीम ने पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के पास लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि दोनों पुलिसकर्मी उसे लगातार फोन कर 30,000 रुपए की मांग कर रहे थे। दरअसल करीब 1 महीने पहले वसीम का नाली विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसकी शिकायत उसने सिटी थाने में दर्ज करानी चाहिए, मगर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उल्टा उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे दी। वसीम का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने जबरन सुलह करवाने के नाम पर पैसे ऐंठे और कई बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करवाए। वसीम ने बताया कि दोनों पुलिसकर्मी उसे रोजाना फोन कर मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे और पैसे न देने पर झूठे मामलों में जेल भिजवाने की भी धमकी दे रहे थे। आखिरकार तंग आकर उसने एसपी से शिकायत की और न्याय दिलाने की भी मांग की है, जिसके बाद एसपी ने न्याय दिलाने का भरोसा देते हुए मामले की गंभीरता से जांच करने के आश्वासन दिए हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे रिश्तेदारों से हमारी कोई किसी नाली को लेकर कोई विवाद उपजा था, जिसकी रिपोर्ट दोनों ही तरफ से नसीरा सिटी थाने में दी गई थी, जिसके अंदर हमारा उसी दिन जिस दिन हमारा मुकदमा दर्ज हुआ उसी दिन हमारे राजीनामा पेश हो गए थे, जिससे हम दोनों परिवार वालों ने बैठ के राजीनामा कर लिया था, जिसमें भी नसीराबाद स्थित थाने के अंदर इमरान हेड कांस्टेबल हैं और एक सुलेमान जी एसआई हैं। उन्होंने हमारे से उस केस के चक्कर में तो राजीनामा करने के चक्कर में ही करीबन हमारे से 2001 और 7,001 की रिश्वत ले ली उस टाइम में कि तुम्हारा केस हटा देता हूँ मैं, ख़त्म करो। राजीनामा कर लिया। उसके बाद दूसरे दिन नाली बनाने के चक्कर में फिर वापस दूसरे दिन विवाद हुआ। मेरी वाइफ के धारदार हथियार से लगा, उसके अंदर कट पे आया। मैंने न्यूज़ में भी दिया था उस टाइम, उसकी रिपोर्ट भी दी हमने। उसके बाद भी इन्होंने एक तरफा कार्रवाई करी, सामने वाली पार्टी से ज़्यादा पैसे लिए और हमारे को, मेरे भाई को, हमारी भाभी को, हमारे बच्चों तक को उन्होंने रात को उठा के बंद कर दिया। रात को छोड़ने के नाम पे इमरान और सुलेमान ने हमारे से कम 30,000 की रिश्वत ली, जिसका मेरे पास पूरा बायोडाटा है, स्क्रीनशॉट है, मोबाइल में डालते हुए उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, पैसे मांगते हुए खुद कबूल रहे पैसे के लिए, सब चीज़ें। मैंने अजमेर एसपी मैडम को भी रिपोर्ट दी है इनकी। अब देखता हूँ रिपोर्ट में मैडम ने कार्रवाई का आश्वासन तो दिया कि कार्रवाई करेंगे, आगे क्या होता है देखते हैं इसमें। अभी जैसा कि आप रिपोर्ट के अंदर बता रहे हैं कि कुछ पुलिसकर्मी हैं जो आपको झूठे मुकदमे के अंदर फंसाने की धमकियां दे रहे हैं, क्या ये बात कहाँ की है और क्या सच है? ये 100% सच बात है। इमरान नाम के जो कांस्टेबल हैं वो दारू के नशे के अंदर रात को, मेरे एक मित्र है उनकी होटल है, वहाँ आकर डायरेक्ट बोल के गए हैं, बोला अब किट्टू ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट तो कर दी है क्या, बोला वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, अब उसको तो मैं क्या ST या किसी भी झूठे मुकदमे के अंदर कैसे न कैसे फंसा दूंगा क्या। बोला उसने हमारी रिपोर्ट तो दे तो दी है, तो उनको तो बेखौफ हो गए वो। और साहब मुझे तो सुरक्षा चाहिए, कल को मैं पारिवारिक इंसान हूँ, कल को मेरे बच्चे वीरान हो जाएंगे सब। इस मामले की सूचना कहीं उच्च अधिकारी को दी आपने? मैंने साहब उच्च अधिकारी को भी दी है, SP मैडम को देखा हूँ, कल ही जाके मैंने रिपोर्ट
ये रिपोर्ट है। कल मैं देखा हूँ मैडम को जाके, मैडम ने आश्वासन दिया मेरे को कि उच्च कार्रवाई की जाएगी और जांच नशेवा सिटी थाने में भेजी गई है। और मुझे भरोसा मैडम पे कि जांच और नशेवा सिटी थाने के जो इंचार्ज हैं हुकुमगिरी जी, उन पर मेरे को पूरा विश्वास है कि वो मेरे को न्याय दिलाएंगे। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर श्री माधोपुर से है, जहां कार्यक्रम में जा रहे नरेश मीणा श्री माधोपुर बाईपास पर कुछ समय के लिए रुके, जहां पर शहर वासियों ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। वहां जमकर नारे भी लगाए गए। वहीं उस वक्त नरेश मीणा का एक बयान जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज की राजनीति में 25 से 30 साल से सक्रिय हूं। अभी माताजी सरपंच है और पिताजी सरपंच थे। मेरी पत्नी भी जिला परिषद सदस्य रही हैं, पर दुर्भाग्य से मेरा एमएलए का कोई योग नहीं बन रहा। नरेश मीणा ने कहा कि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज की जो पार्टियों का सिस्टम है उनके पैरों में पड़ रहे हैं। उनके झंडे उठाते रहो, वहां होता है नहीं, क्योंकि जो लोग मेरे साथ खड़े हैं वो मुझ नेता के रूप में देखना चाहते हैं, लीडर के रूप में देखना चाहते हैं। तो नरेश मीणा का ये बयान जो है इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वो राजनीतिक पार्टियों पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर आसिन से है, जहां बोरेला पंचायतों के ग्रामीणों ने गोपाल सागर तालाब को भरवाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी परमजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा है। डेयरी डायरेक्टर और सरपंच प्रतिनिधि निम्बा राम गुर्जर के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि खारी बांध में इस समय पिछले 15 दिनों से चादर चल रही है। ऐसे में सरप्लस पानी को गोपाल सागर तालाब सहित आसपास के तालाबों में छोड़ा जाए। ग्रामीणों का कहना है कि ये तालाब करीब 20 वर्षों से खाली पड़े हैं, जिसके कारण इलाके के कुओं का जलस्तर भी लगातार गिरता जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि गोपाल सागर तालाब में पानी जो है वो छोड़ा जाए, खारी बांध के अतिरिक्त पानी, ताकि क्षेत्र का जल स्तर सुधरे और खेती को ग्रामीणों को उपखंड कार्यालय में ये ज्ञापन जो है वो सौंपा गया। आपको बता दें, पानी भरवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ये ज्ञापन सौंपा है। ये नहर चल रही थी तो नहर को क्या ऐसा कोई नुकसान। आज जो हम ग्राम पंचायत दड़ावट और बोरेला के बड़तापुरा, देवपुरा, गोपालपुरा, ये हमारी जो ये किसानों की ये मांग है कि पिछले साल भी दोनों नदियाँ चली कम से कम 2 महीने तक, फिर भी हमारे जो 4-5 गांव हैं इनके कुएं रिचार्ज नहीं हुए। तो हमारी एक ही मांग है कि खारी बांध का जो सरप्लस पानी है उसको छोटी नहर में छोड़ के गोपाल सागर को भरवा के, गोपाल सागर भरने के बाद में हमारे दड़ावट को तालाब को भरा दे, ताकि हमारे किसानों के कम से कम 2 साल तक कुएं रिचार्ज हो जाएंगे, ताकि हम पानी से परेशान नहीं होंगे। यही हमारी मुख्य। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर पुलिस ने नशे के कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। आपको बता दें, गुप्त सूचना और स्पाई कैमरे की मदद से पुलिस ने 6 आरोपियों को इस मामले में दबोच लिया है। अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त करने वाले ये आरोपी लंबे समय से जिले में जड़े जमाए बैठे थे। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में बनी स्पेशल टीम ने छापेमारी कर इन्हें पकड़ लिया है। गिरफ्तार आरोपियों से अवैध मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, पुलिस ने आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर ले लिया है। अब जिले भर में नशे के खिलाफ पुलिस का साफ संदेश है कि नशा बेचने वालों की जगह अब सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे है, और ये मुहिम पूरे जिले में और तेजी से बढ़ रही है। तो पुलिस ने झालावाड़ में 3 और झालापाटन से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार बार आसूचना हमें मिल रही थी कि झालावाड़ कस्बे, पाटन व अन्य कई कस्बाई जगह हैं जहाँ पर कई सारे लोग पुड़ियाओं में नशा बेच रहे हैं। सुबह से शाम तक लगातार नशा लोगों को बेचते हैं। ऐसे में हमारे आसूचना अधिकारी के पास में एक इनपुट आता है कि कुछ लोग संगठित तौर पर इस तरह के गिरोह एक्टिविटी करके और लगातार व्यावसायिक मात्रा में, वाणिज्यिक मात्रा में जो है नशे की खरीद करते हैं, उसको किसी जगह छुपा के रखते हैं, फिर उसको पुड़ियाओं में लाकर सुबह से शाम तक लोगों को बेचते हैं। जब आसूचना अधिकारी को मुखबिर ने इस तरह की सूचना दी, तो मुखबिर की सूचना की तस्दीक के लिए उसको स्पाई कैमरा से लेस किया गया और उन सारी जगह पर जहाँ पर ये नशे की बिक्री हो रही है,
ये तस्दीक करने पे पाया गया कि कई जगह पे लोग इस तरह छोटी छोटी पुड़ियाओं के माध्यम से दिन भर नशे की बड़ी मात्रा की खेप खपा रहे हैं। उसके बाद ये सूचना स्पाई कैमरा की सारी रिकॉर्डिंग आने के बाद में कोतवाली SHO और पाटन SHO दोनों के द्वारा ही ऐसे गिरोह पर लगाम लगाने के लिए इस तरह के हमने मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें कोतवाली थाना क्षेत्र में शाहरुख, सिराज और राजेश करके 3 जो ऐसे नशा तस्कर हैं जो सुबह से शाम इस तरह नशे की खेप को खपाते हैं। ऐसे ही पाटन के अंदर रज्जाक, संजय और नाइद, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गांजा बेचते हैं। सर लगातार क्योंकि देखा जा रहा है ये कम मात्रा में बेचते हैं और आगे बच जाते हैं। जैसा कि अगर कोई व्यक्ति स्मॉल क्वांटिटी के साथ में कहीं गिरफ्तार होता है तो स्मॉल क्वांटिटी में वो एक तरह का बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन ये जिस तरीके से लोग गिरोह बनाकर संगठित तौर पर सुबह से शाम तक नशे को खपा रहे हैं, वाणिज्यिक मात्रा में खरीद करते हैं, फिर उसको मुताबिक प्लान ये छोटी छोटी मात्रा करके बेचते हैं ताकि कानून के शिकंजे में भी नहीं है। इस बार हमने इनके खिलाफ तकनीकी पहलू भी जुटाए हैं और सेक्शन 30 NDPS जो ये कहता है कि कोई व्यक्ति अगर वाणिज्यिक मात्रा का षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो हम इन 6 अभियुक्तों पर सेक्शन 30 NDPS का इस्तेमाल किया है और इनको आज गिरफ्तार करके और आज इन 6 लोगों का 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया। कौन से एरिया से हुई सर? ये दोनों पाटन और कोतवाली दोनों। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर राजस्थान के फलोदी से है, जहां फलोदी से जुड़े भडला प्रकरण में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। आपको बता दें 6 सितंबर की रात बाइक सवार 2 युवकों से मारपीट के मामले में फलोदी पुलिस ने अब 2 और आरोपियों को अला बख्श और शकूर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी सगे भाई हैं और इनकी बोलेरो कैंपर गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। गौरतलब है कि ये पूरा मामला तब सामने आया जब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के क्रम में पूर्व में 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में आज 2 अन्य और शरीक मुलजिमान शकूर तथा अल्लाह बख्श को भी डिटेन किया है, जिनकी घटना में संलिप्तता पाई गई है। एक गाड़ी भी जब अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर श्री माधोपुर इलाके से है, जहां मऊ गांव स्थित नया कुआं जामरा जोहरातन में रात्रि के समय बदमाशों ने एक घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ कर दी। 2 गाड़ियों में सवार होकर आए करीब आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने मकान के गेट और खिड़कियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। बचाव में आए पालतू कुत्ते पर भी हमला किया गया, जिससे उसकी आंख में गंभीर चोट आ गई। आपको बता दें पीड़िता मंजू देवी ने श्री माधोपुर थाने में बलबीर सिंह सहित अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि रात करीब 12 बजे बदमाशों ने लाठियों, सरियों और हथियारों के साथ हमला किया। इस दौरान उन्होंने मोबाइल फोन, नकदी और जेवरात भी लूट लिए। मंजू देवी का आरोप है कि बदमाशों ने उनका अपहरण करने की कोशिश भी की और घटना के 10 दिन में दोबारा हमला कर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोरिया था 2 गाड़ी आई, एक बोलेरो गाड़ी थी, एक छोटी गाड़ी। जान देख में उठे कि गाड़ी कौन सी इसी पास डंडा मारकर देखा जाना लाठी, छिरिया और धार हथियार मिलिया। मेरा हाथ में फोन छो जो दिन डंडा मारकर छीन लिया और पास गंडा मार पालतू कुत्तों सो एक जो को आयो आडो जडन में भाग छुटे भागे और आगल रहे दिल्ली कमरा में हमारा 3 कुआड़ पंखो तोड़गार 10 दिन की धमकी दे गई ऐसे कि 10 दिन में सारा परिवार नष्ट कर दिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां लोगों की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए शहर चलो अभियान के तहत नगर परिषद नागौर द्वारा शिविर की शुरुआत की गई है। आपको बता दें राजस्थान हाईकोर्ट ने सभापति के प्रशासनिक और वित्तीय पावर पर रोक लगा दी है। वहीं एसडीएम और कार्यवाहक आयुक्त गोविंद सिंह बीचर ने पत्र लिखकर डीएलबी से मार्गदर्शन मांगा है। प्री कैंप के दौरान कई विभागों से संबंधित आवेदन जो हैं वो प्राप्त किए गए हैं, जिनमें मृत्यु पंजीकरण, विवाह पंजीकरण सहित तमाम आवास योजना के आवेदन भी शामिल थे। आयुक्त ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को दफ्तर के चक्कर लगाने से बचाना है और उनकी समस्याओं का एक ही छत के नीचे समाधान करना है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ से है, जहां तहसील स्थानांतरण का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, बुधवार यानी आज तहसील में काम करने वाले एडवोकेट वसीका, नवीस, डिड राइटर और स्टाम्प वेंडर ने तहसील गेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल कुछ दिन पहले तहसील भवन की दूसरी मंजिल का छज्जा गिर गया था, जिसके बाद तहसीलदार ने आदेश देकर कार्यालय को अस्थायी रूप से सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अटल सेवा केंद्र में शिफ्ट कर लिया था। लेकिन जब ये कर्मचारी स्कूल परिसर पहुंचे तो विद्यालय प्रशासन और स्टाफ ने प्रवेश देने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर पुरानी तहसील का मुख्य गेट भी बंद कर दिया गया। इससे नाराज होकर सभी ने एसडीएम के पीए को ज्ञापन सौंपा है और तहसील को पुराने भवन में पुनः शुरू करने की मांग की गई है। हम स्टाम्प विक्रेता, नोटरी, पब्लिक, हम ये और हम तीनों एक साथ धरने पर बैठे हैं और हम ये चाहते हैं कि हम तहसील परिसर, पुराना तहसील परिसर में बैठे और अगर इधर उधर कहीं नेटवर्क और कहीं लक्ष्मणगढ़ कोई व्यवस्था ना है और न हमारा मकान ये गिरने की हालत में है, हम चौड़े में बैठते हैं, हमारा भी मकानों से कोई लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं तहसील परिसर में स्टाम्प विक्रेता, वसीका और नोटरी इसी में बैठे हैं। पुराने तहसील में जहाँ पानी की भी सुविधा है, पेड़ पौधे भी लगे हैं, छाया है और इससे बड़े हम कहीं जगह नहीं। हम सभी ये चाहते हैं। शुभ नाम हो? सूरज प्रकाश बैरवा, तहसील स्टाम्प विक्रेता, तहसील परिसर लक्ष्मणगढ़। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बीकानेर से है, जहां बुधवार यानी आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब कारोबारी सुखदेव चायल के घर पर बाइक सवार दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सुबह करीब 4:30 पर सादुलगंज स्थित मकान पर लगातार 7 राउंड फायरिंग की गई। आपको बता दें, वहीं फायरिंग की आवाज से परिवार घबराकर बाहर निकला और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी कावेंद्र सागर मौके पर पहुंचे। एफएसएल और मॉब टीमों को बुलाकर साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया गया। वहीं शूटरों की पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर निगरानी की जा रही है। गौरतलब है कि हाल ही में बीकानेर पुलिस ने गैंगस्टर हैरी बॉक्सर नेटवर्क से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसका नाम श्रवण सिंह सोढ़ा और राजेश तड था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर छाबड़ा कस्बे की है, जहां व्यापारियों को झांसा देकर धोखाधड़ी करने के आरोपी सराफा व्यवसायी को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, ये व्यवसायी पिछले 8 वर्ष से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ न्यायालय से स्थायी वारंट भी जारी थे। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां उसे 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीआई राजेश खटाना ने बताया कि आरोपी पिछले 12 से 13 वर्षों से कस्बे के व्यापारियों को गोल्ड में मुनाफा दिलवाने का झांसा देकर निवेश करवाता था। उसने बड़ी संख्या में व्यापारियों से सोने चांदी में निवेश करवाए। 8 वर्ष पूर्व प्रदीप सोनी छाबरा से अचानक लापता हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे इंदौर से गिरफ्तार कर लिया। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।